आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, जो होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी आपको मदद करेगा। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला हमारा सवाल है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किस में निहित होती है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है जनता, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, चौथा ऑप्शन है नौकरशाह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। चलिए इससे कुछ संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। जबकि बात करें प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन, तो इसका गठन यूएसए में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड में है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार है, चुनी गई सरकार है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मयूरभंज खानें किस लिए जानी जाती है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है सोना और चौथा ऑप्शन है लौह अयस्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क। मयूरभंज की खानें हैं वो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। मयूरभंज की खान उड़ीसा में है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में सोनाई और क्योंझर है, जो कि आपका लौह अयस्क उत्पादन के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बस्तर, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन के लिए फेमस जगह है। जबकि झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू है। जादूगोड़ा की खान की बात किया जाए तो यह यूरेनियम के लिए फेमस है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। पन्ना की खान मध्य प्रदेश में, जो हीरे के लिए फेमस है। कोलार की खान कर्नाटक में, जो सोने के उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। बस्तर आंदोलन, अगला नंबर तीसरा प्रश्न है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? पहला ऑप्शन है गुंडाधुर, दूसरा ऑप्शन है जतरा भगत, तीसरा ऑप्शन है मंगल पांडे, चौथा ऑप्शन है बिरसा मुंडा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुंडाधुर। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। बात करें अगर बहावी आंदोलन की, तो बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद तूतीगीर। यह लगभग 1831 ईस्वी के आसपास चलाया गया था। कूका आंदोलन की बात करें तो यह पंजाब में चलाया गया था। इसको चलाने वाले प्रमुख थे भगत जवाहरमल। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो यह महत्वपूर्ण है। यह बिहार और बंगाल में चलाया गया था। इसके प्रमुख थे केना सरकार और दिरजी नारायण। अगला है भील विद्रोह। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता सेवाराम थे। जतरा भगत और बिरसा मुंडा द्वारा झारखंड राज्य में जनजातीय आंदोलन चलाया गया था। यह जनजातीय आंदोलन विभिन्न एग्जाम में अलग अलग समय में पूछा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है चौथा नंबर, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है जई, तीसरा ऑप्शन है दूध, चौथा ऑप्शन है तिल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तिल। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड भी है, जो 1970 में शुरू हुआ था। वर्गीज कुरियन की बात करें तो वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो करनाल में है, करनाल हरियाणा में है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। बात करें आगे तो जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है सिक्किम है। और सिक्किम भारत का सबसे जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य है। और यहाँ कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है और कंचनजंगा ऊंची चोटी भी है, वहीं है। अन्न भंडारण करते समय दाने में नमी की मात्रा 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट का प्रकोप का भय रहता है। चलिए अब विभिन्न क्रांति को देख लेते हैं, जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसे बिहार पुलिस में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। हरित क्रांति की बात करें तो यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति तो दूध होता है सफ़ेद, सभी को पता है। श्वेत क्रांति हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति
उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। जबकि अमृत क्रांति, ये भी महत्वपूर्ण क्रांति है, इसका संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। जबकि मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो उसका संबंध टीकाकरण से है। चलिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है जेफरसन, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर, तीसरा ऑप्शन है लिंकन, चौथा ऑप्शन है वाशिंगटन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाशिंगटन। वाशिंगटन हो जाएगा इसका सही जवाब। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे। चलिए अब अमेरिका से संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा किया था। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। पेरिस की संधि 1983 द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई। बात करें धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुआ। लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका ने बनाया, जबकि सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो वह भारत का संविधान है। अगर यूएनओ की मुख्यालय की बात करें तो अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। ये सारे आपका व्याख्या आपके एग्जाम से संबंधित है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है 6 नंबर, भारत के कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल, चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। बात करें अनुच्छेद 148 की तो आर्टिकल 148 में बताया गया है कैग के बारे में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो पहले पूरा हो जाए। कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसको हटाए जाने की प्रक्रिया संसद में महाभियोग के द्वारा चलाई जा सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हटाने की विधि होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में कौन सा व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था? पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है जर्मन, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश, चौथा ऑप्शन है फ्रेंच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन ए। 15वीं शताब्दी में सबसे पहले हिंद चीन पुर्तगाली पहुंचे थे। बात करें हिंद चीन तो हिंद चीन में 3 देश आते हैं, जिनका नाम है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। बात करें भारत में तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई, और उसके देख लेते हैं जो कंपनियां आई वो अपने भारत में पहली बार कोठी कहाँ खोली? व्यापारी कोठी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसने सबसे पहले अपना व्यापारी कोठी कोचीन केरल में खोली 1503 में। दूसरे नंबर पर आया भारत में व्यापार करने के लिए डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली। बात करें अंग्रेज़ों की तो अंग्रेज़ों की पहली व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में खोली गई, मसूलीपट्टनम में 1611 में। कहीं सूरत भी दिया रहता है, इसका कारण ये है कि अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहला सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन पहला आपका आएगा तो मसूलीपट्टनम में सही हो जाएगा। बात करें डेनिस की तो डेनिस ने अपना पहला व्यापारी कोठी त्रावणकोर 1620 में खोला, जबकि फ्रांसीसी अपना पहला व्यापारी कोठी सूरत में 1668 में खोले। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो इसको सही तरीके से देखते रहना है। 8वां नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव स्थित है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। अगर बात करें गारो खासी जयंतिया
तो ये तीनों पहाड़ी मेघालय में स्थित है। मासीराम जो है विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वो भी जगह मेघालय में ही है। बात करें अगर असम राइफल, तो असम राइफल का मुख्यालय मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ, मतलब इन दोनों का मिलन स्थल कहाँ है? रुद्रप्रयाग ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी है कर्णप्रयाग, ऑप्शन डी है विष्णुप्रयाग। इसका सही जवाब हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है और इसी के आगे इसका नाम गंगा पड़ता है। इसी का नाम आगे गंगा पड़ता है। बात करें टिहरी बांध, तो टिहरी बांध भागीरथी व भिलंगना नदी पर बनाया गया। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है प्रयागराज। इसका पहले नाम इलाहाबाद था, अभी इसे प्रयागराज इसका नाम बदल दिया गया। हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज और वाराणसी ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। मांजुली द्वीप की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो मांजुली नदी द्वीप है। यह असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, नदी में है मतलब। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है और कोलकाता बंदरगाह भी नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा है, भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। भारत में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में आता है, वह जून के पहले महीने में आता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के वजह से होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा। अगर बात करें तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण है लौटती हुई मानसून। गर्मी के दिनों में आंधी के तेज़ हवाओं के साथ जो बारिश होता है उसे पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। इसी को कर्नाटक में चेरी ब्लास्म या कॉफ़ी वर्षा के नाम से जाना जाता है और इसे दक्षिण भारत या मुख्यतः केरल की बात करें तो वहाँ आम्र वर्षा कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण किया जाता है। पहला ऑप्शन है थायराइड द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गुर्दा या विक्र द्वारा, चौथा ऑप्शन है पीयूष द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय द्वारा। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण अग्नाशय के द्वारा होता है। चलिए अब इसके व्याख्या को देखते हैं। बात करें अगर अग्नाशय की, तो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि मिश्रित ग्रंथि किससे कहा जाता है। इसका जवाब हो जाएगा अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। अग्नाशयी रस को पूर्णपाचक रस की संज्ञा दिया गया है। इंसुलिन के अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है? पहला ऑप्शन है बर्फ़ में वायु भरी होती है, दूसरा ऑप्शन है बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, तीसरा ऑप्शन है पानी बर्फ़ से ज़्यादा गहरा होता है, चौथा ऑप्शन है बर्फ़ का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसी की वजह से बर्फ़ पानी पर तैरता है। बात करें बर्फ़ के घनत्व का, तो इसका घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। वायु में बादल जो तैरता है और दूध में मलाई और मरकरी में लोहा तैरता है, इसका कारण है घनत्व में अंतर के कारण ही ये तैरते हैं। जल का अणु भार 18 होता है, जबकि भारी जल का अणु भार 20 होता है।
ये भी परीक्षा में पूछा गया है। भारी जल जिसे D2O भी कहा जाता है और ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न 13 है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा ऑप्शन है श्रम व भौतिक पूंजी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है सामाजिक संस्थाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि भी आवश्यक होता है, इसके अतिरिक्त श्रम और भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं बने। पहला ऑप्शन है H.N. बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन है देवीलाल, तीसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौथा ऑप्शन है L.K. आडवाणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा H.N. बहुगुणा। H.N. बहुगुणा उप प्रधानमंत्री नहीं बने, जबकि देवीलाल, L.K. आडवाणी, मोरारजी देसाई ये सभी उप प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री के पद का वर्णन नहीं है, यह केवल इसका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो यह चिपको आंदोलन से संबंधित थे। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने हैं। भारत में केवल 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री बने, जिसमें से प्रथम का नाम आएगा तो आप सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई ये भी उप प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी ये सभी व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगला हमारा इसका बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये मोरारजी देसाई थे। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। पहला ऑप्शन है बुलर झील, दूसरा ऑप्शन है भीमताल, तीसरा ऑप्शन है लोकटक झील, चौथा ऑप्शन है नैनीताल झील। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। चलिए अब कुछ प्रमुख झीलों को देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की इसकी संभावना रहती है। बात करें भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील तो ये सांबर झील है और ये राजस्थान में है। वेम्बनाड झील की बात करें तो यह केरल में है, भारत का सबसे लंबा झील। लोकटक झील यह भी मीठे पानी का झील है और यह लोकटक झील मणिपुर में है। और लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। चिल्का झील की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा तटीय लवणीय झील है, लोनार झील महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर झील यह राजस्थान में चंबल नदी के किनारे है। गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में चंबल नदी के तट पर है। ये भी सवाल कभी पूछा गया बिहार पुलिस में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, प्रतिध्वनि जिसको इको बोला जाता है सुनाई देती है प्रकाश तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के कारण, रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। जो इको होती है प्रतिध्वनि वो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ध्वनि जो है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी की बात करें तो 16.6 मीटर या 17 मीटर होता है। प्रतिध्वनि का अनुप्रयोग समुद्र की गहराई, पहाड़ों के मध्य दूरी, हवाई जहाज की ऊंचाई इसके द्वारा मापा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल की बात करें तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में वायु ध्वनि गमन नहीं करती है, ध्वनि के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा प्रश्न अश्रव्य। तो अश्रव्य तरंग की बात करें तो जिस तरंग की आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज से कम हो तो वैसी ध्वनि तरंगों को अश्रव्य बोला जाता है, इसे हम नहीं सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगों को हम सुन सकते हैं, इसकी आवृत्ति
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और पाराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसको भी नहीं सुन सकते हैं। 17 नंबर सवाल है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। कहने का आशय है कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ए इमली, दूसरा ऑप्शन है सिरका, तीसरा ऑप्शन है सेव, चौथा ऑप्शन है नींबू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नींबू। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली की बात करें तो इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सेव में मौलिक एसिड पाया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षक कौन करता है। ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षक कौन करता है। पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है संघ वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, चौथा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय शुरू में कोलकाता था, बाद में इसका मुख्यालय मुंबई है। अभी इसका मुख्यालय मुंबई है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भारी मशीनों में इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो यह कार्बन का प्रूफ है। कार्बन का प्रूफ हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन यह भी विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक है। बॉक्साइट की बात करें तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। फास्फोरस को देखें तो फास्फोरस के दो, आपका लाल फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस अति ज्वलनशील होता है, इसी कारण इसे जल में रखा जाता है, जबकि लाल फास्फोरस का उपयोग हम लोग दिया सलाई माचिस जो होता है उसमें करते हैं। सिलिकॉन जो है वो आपका अर्धचालक है। चलिए 20वां सवाल और अंतिम सवाल है इस वीडियो का। सवाल है 20वां नंबर, मनुष्य में जो आहार नाल होता है उसका सबसे लंबा भाग कौन होता है। पहला ऑप्शन है क्षुद्रांत, दूसरा ऑप्शन है बृहदांत, तीसरा ऑप्शन है आमाशय, चौथा ऑप्शन है ग्रसिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, छोटी आंत बोलेंगे। तो छोटी आंत जो होता है उसकी लंबाई क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। चलिए इसकी लंबाई ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न का व्याख्या जो कि इधर हो गया, इसको भी देख लेते हैं। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट अधातु होता है, जो ऊपर मैंने बता दिया, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन के दो प्रूफ है, हीरा और ग्रेफाइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, जिसको हम लोगों ने देख लिया। सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि यह काफ़ी ज्वलनशील होता है। जबकि बात करें अगर सोडियम की, तो सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। अर्धचालक में जर्मेनियम और सिलिकॉन आता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यह हमारा प्रीवियस प्रश्न यानी विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।